पता नहीं शादी कैसे होगी इसकी। इसे कुछ सिखाओ। वैसे भी यह बोनी है, हाइट से नहीं तो काम से तो हो सकती है। पल्लवी की माँ पल्लवी को खाना बनाना सिखाने लगती है। धीरे धीरे उसको खाना इतना टेस्टी बनाने आ गया कि फिर जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता वो बस उंगलियां चाटता रह जाता। वाह बेटू वाह, क्या खाना बनाया है। देखना तेरी शादी अब किसी अच्छे ही घर में होगी। पल्लवी कुछ साल बाद बड़ी हो गई। उसके लिए रिश्ते आते थे, लेकिन सब उसकी हाइट देखकर मना करते थे। उसके लिए बहुत मुश्किल से एक रिश्ता आया। लड़का भी बौना था, इसी कारण उसकी माँ शादी के लिए राजी हो गई। लड़के का नाम राजेश था। राजेश और पल्लवी की शादी हो गई। पल्लवी गरीब घर से आई हुई थी। उसके घर में चूल्हा था, जिसकी वजह से पल्लवी को कभी भी परेशानी नहीं आई। लेकिन पल्लवी ने देखा कि उसके ससुराल में मॉडर्न रसोई है और पल्लवी का हाथ गैस तक पहुंच नहीं पा रहा था। पल्लवी की ननद रेखा उसका मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि पल्लवी बौनी थी और इस घर में उसकी नई नई शादी हुई थी। अरे भाभी, तुम्हारा तो हाथ भी कढ़ाई तक नहीं जा रहा है। लगता है आज हमको खाना नहीं मिलेगा। इतने में पल्लवी की सास आ जाती है। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा, खाना बनाने के लिए ही तो लाई हो इसे। माँ जी, मैं खाना बना लूंगी। मुझे बस एक चेयर चाहिए। पल्लवी की सास बाहर जाती है और एक चेयर उठाकर पल्लवी को दे देती है। पल्लवी चेयर पर चढ़ती है और खाना बनाने लगती है। पल्लवी की ननद उसका मजाक उड़ाती रहती थी, लेकिन पल्लवी कभी भी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि लोग शादी से पहले भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। शाम हो जाती है और राजेश कमरे में बैठा होता है। तभी पल्लवी भी कमरे में आ जाती है। सुनो पल्लवी, मुझे पता है यही लोग हमारी हाइट को लेकर मजाक उड़ाते हुए आए हैं। मुझे पता है जी, हम जैसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। ये सुनकर राजेश पल्लवी को गले से लगा लेता है। कितने टाइम के बाद एक दूसरे को प्यार करने वाले मिले। अगले दिन पल्लवी खाने में डोसा बनाती है। ये लो माँ जी, मैंने आपके लिए डोसा बनाया है। उतने में पल्लवी की जेठानी कमरे से बाहर आ जाती है। आओ आओ भाभी, डोसा खा लो। डोसा? तुमको पता है ना, मैं सुबह सुबह ये सब नहीं खाती। मुझे सुबह सैंडविच चाहिए होता है। ये सैंडविच कैसे बनाया जाता है? अरे मायके से कुछ सीख के नहीं आई क्या? तुझे यह भी पता नहीं सैंडविच क्या होता है? माँ जी, मैं सीख लूंगी। अगर मुझे सैंडविच नहीं मिला तो मैं आज ब्रेकफास्ट ही नहीं करूंगी। इसके बाद पल्लवी ब्रेड लेकर रसोई में जाती है। पल्लवी की जेठानी अमीर घर से थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी, इसीलिए पल्लवी की सास अपनी बड़ी बहू को बहुत पसंद करती थी। उसका बड़ा बेटा भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहा था और छोटे बेटे को तो काम ही नहीं मिलता था। अरे पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे यह बौना बेटा मिला और उसकी वजह से बौनी बहू भी लानी पड़ी। इतना बोलकर जैसे ही पल्लवी की सास एक निवाला अपने मुंह में रखती है, अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। एक बार खाकर तो देख, अपने सैंडविच को भूल जाएगी। हाँ भाभी, खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी है। पल्लवी की जेठानी भी एक कोरा खाती है और उसे बहुत पसंद आती है। ए पल्लवी, सैंडविच मत बनाओ, मैं इसी को खा रही हूँ। यह सुनकर पल्लवी मुस्कुराने लगती है। तभी राजेश कहता है, वाह पल्लवी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रसोई में घुसते ही तुम कमाल कर देती हो। पल्लवी की जेठानी, सास और ननद सभी उसको परेशान करने लगे थे। सभी अपने अपने कमरे में आराम करते और अकेले अब पल्लवी घर का सारा काम करती थी और खाना भी बनाती थी। लेकिन पल्लवी ने कभी भी
किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपना सारा काम करती थी। एक दिन कावेरी का बड़ा बेटा बोला, माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे जमीन जायदाद का मेरा हिस्सा दे दीजिए। राजेश के बड़े भाई के मन में पाप था। ऑफिस से सामान चोरी कर कर बाहर बेच दिया करता था, जिसकी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और अब उसने जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम कर लिया था। जैसे ही ये बात राजेश को पता चली, राजेश अपने भाई से बोला, भैया, आपने ये बहुत गलत किया है। आपने मेरा हिस्सा भी अपने नाम कर लिया। आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा, तू जबान लड़ाएगा? मुझे पता है, आज तू जो बोल रहा है ना, तेरी बीवी ही सिखा रही है तुझे। राजेश की माँ और भाई दोनों ही राजेश को सुनाने लगे थे और उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब पल्लवी और राजेश दोनों ही बेघर हो चुके थे। पल्लवी, अब हम क्या करें? हमारे पास ना तो घर है, ना पैसे है, ना खाने के लिए कुछ। ऐसे तो हम दोनों रोड पे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने ही तो कहा था ना कि मेरे हाथ में जादू है, तो अब मैं खाना बनाऊंगी। लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। चिंता मत कीजिए, मेरे माता पिता ने शादी में मुझे एक सोने का हार दिया था, जो मैंने अपने पास रखा हुआ है, और उसके बारे में मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अगर बता देती तो वह आज मुझसे ये भी ले लेते। अब हम इस हार को बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उसमें हम ठेला वगैरह खरीद लेंगे और खाना बनाकर बेचेंगे। पल्लवी ने अपने सोने के हार को बेच दिया और उससे जो पैसे आए उससे खाने का ठेला खोल लिया। उन्होंने ठेले का नाम भी बौनी बहू की रसोई रखा। पल्लवी खाना बनाती और राजेश कस्टमर को बुलाता। आइए आइए, स्पेशल बौनी बहू के हाथ का खाना खाइए। आइए आइए, 50 रुपए थाली, सिर्फ 50 रुपए। लोग जैसे ही पल्लवी के हाथ का खाना खाते, वह तारीफ करते करते नहीं थकते थे। वाह राजेश, तेरी बहू ने तो खाना बहुत टेस्टी बनाया है। क्या तू मेरी कंपनी में खाना ऑर्डर कर दिया करेगा? 10 प्लेट। बिल्कुल सर जी, क्यों नहीं। आप मुझे बस एड्रेस बता दे दीजिए, मैं रोज आपके यहाँ 10 प्लेट खाना पैक करवा कर भेज दिया करूँगा। इसी तरह जितने भी कस्टमर यहाँ आते, उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे और खाना खाते और अपनी कंपनियों में और अपने घर पर भी पैक कराकर ले जाते। पल्लवी की थाली का नाम सभी जगह फेमस हो चुका था। अब राजेश और पल्लवी दोनों ही पैसे वाले हो गए थे। उन्होंने अपना छोटा सा होटल खोल लिया था और एक घर भी ले लिया था। और उधर राजेश का बड़ा भाई जुए में सारी चीजें हार चुका था, जिसकी वजह से सब घर से बेघर हो चुके थे। अब वो खाना खाने के लिए दर दर रोड पर भटक रहे थे। तभी उनको पल्लवी का होटल दिखाई देता है और सभी जल्दी से पल्लवी के होटल के सामने आ जाते हैं और पल्लवी से कहते हैं, बहू बहू, हमको कुछ खाने को मिलेगा? पल्लवी जैसे ही अपनी सास, जेठानी और ननद को देखती है, वह देखकर हैरान हो जाती है और उन्हें अंदर बिठा लेती है। आराम से सब खाना खिलाती है और पूछती है कि क्या हुआ माँ जी, आप सब रोड पर ऐसे क्यों घूम रहे हैं? पल्लवी की सास उसे सब कुछ बता देती है। अरे बहू, राजेश का बड़ा भाई जुए में सब कुछ हार गया, जिसकी वजह से हम रोड पे आ गए हैं। बहू, हमें माफ कर दे बहू, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज तूने इतने प्यार से बैठाकर फिर भी हमें खाना खिलाया। अरे माँ जी, आप ये कैसे बातें कर रही है? हम सब तो एक ही परिवार का हिस्सा है। अब सब मिलजुल कर पल्लवी का धावा चला रहे हैं और खुशी खुशी मिलजुल कर रहे।
सरिता, ओ सरिता, उठ जा। तूने फिर से आज सुसु कर दी। छी छी, मेरे कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। कावेरी जोर जोर से चिल्लाकर सरिता को जगा रही थी, लेकिन मजाल है कि वो जग जाए। तभी कमरे में उसकी दोस्त शिवानी आती है। सरिता, सरिता, जल्दी उठ, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी शिवानी ने कहा, छी छी आंटी, कमरे में इतनी गंदी बदबू आ रही है। वह तो आएगी ही। सरिता मैडम ने आज फिर से सुसु कर दी है बेड पर। क्या? ओह माय गॉड! शिवानी तभी कमरे से बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद सरिता की आंख खुल जाती है। उठ गई मैडम, अब उठ जाओ और अपने कपड़े धो लो ये सारे जाकर। ओह नो, आज मैंने फिर से शुशु कर दिया। तू है ही इतनी आलसी, बिस्तर से उठना ना पड़े इसीलिए बिस्तर पे ही सुसु कर देती है। और थोड़ी देर पहले तो तेरी सहेली शिवानी भी आई थी। अब उसे भी पता चल गया है कि तू बेड पे सुसु करती है। ओ माँ, क्या तुम भी? और कुछ बता सकती थी उसको। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सरिता जैसे ही उठती है, उसकी नजर साइड में रखे हुए नैपकिन्स पर जाती है। लो माँ, मिल गया मुझे इलाज। सरिता मार्केट में जाती है और वहां से डायपर खरीद ले आती है। अरे ये डायपर क्यों लाई है? हमारे घर में कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। अरे माँ, ध्यान से देखो, ये बच्चों का डायपर नहीं है, ये तो बड़ों का डायपर है। ये मैं अपने लिए लाई हूँ ताकि मुझे रात को सुसु करने के लिए उठना ना पड़े और अब बेड भी गंदा नहीं होगा। दूसरे दिन से वो डायपर पहनना स्टार्ट कर देती है। बहुत पहले की बात है, जब सरिता छोटी थी, वो बहुत आलसी थी। रात को बार बार सुसु करने ना जाना पड़े, इसीलिए वो बेड पर ही सुसु कर दिया करती थी और यही आदत उसके बचपन से बड़े तक पहुंच गई। अब सरिता जॉब भी करने लगी है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर का जॉब। और अब सरिता पीजी में रहा करती थी, लेकिन अभी तक उसकी आदत छूटी नहीं थी बिस्तर पे सुसु करने की। पूरे पीजी की लड़कियों को पता चल चुका था कि सरिता बिस्तर के अंदर सुसु कर देती है। इन सब से बचने के लिए सरिता ने डायपर पहनना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह कुछ साल बीत गए। सरिता के साथ ही कंपनी में एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था, जिसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और कुछ समय बाद उनकी दोस्ती ज्यादा गहरी हो गई। सरिता सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो राहुल। सरिता, विल यू मैरी मी? सरिता यह सुनकर खुश हो जाती है और राहुल को हाँ कर देती है। अगले दिन ही दोनों अपने घर वालों से बात करते हैं और घर वालों की रजामंदी से ही दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन राहुल के माता पिता गांव में रहते थे, इसीलिए शादी के अगले दिन ही विदा होकर सरिता अपने ससुराल गांव आ जाती है। गांव में सरिता का बहुत अच्छे से स्वागत होता है और गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी बहू को देखने आती है और मुंह दिखाई होती है। सब कुछ अच्छे से चलता है और शाम हो जाती है। हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया है, टाइम ही नहीं मिला। अब जाकर फुर्सत मिली है, चलो मैं डायपर चेंज कर लेती हूँ। सरिता अपने साथ एक डायपर का सूटकेस अलग से लेकर आई थी। सरिता एक डायपर निकालती है और उसे चेंज कर लेती है। चेंज तो कर लिया है, लेकिन अब यूज्ड वाले डायपर को फेंकूं कहाँ? शहर में तो डस्टबिन में डाल दिया करती थी और वहाँ सफाई वाले ले जाया करते थे, लेकिन यहाँ तो डस्टबिन भी नहीं है। अब क्या करूं? तभी सरिता को एक उपाय सूझता है। वह यूज्ड डायपर को एक पन्ने में रखती है और अपने बेड के नीचे रख देती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास आ जाती है। हाय राम, कमरे में न जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। लगता है कमरे के पीछे दीवार पर किसी ने पेशाब कर दिया है।
लोगों को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। बेशर्म लोग अपने घर पर जाकर क्यों नहीं करते हैं पेशाब? जाने भी दो माँ, कोई बात नहीं। अरे कैसे जाने दूं? इतना बोलकर सास बाहर चली जाती है और वह अपने नौकर से कहकर घर के आसपास की सफाई करवाती है। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है। सरिता मन ही मन में सोचती है कि कल सुबह होते ही मैं हगीज को बाहर फेंक दूंगी। कहीं अगर किसी को पता चल गया कि ये हगीज मेरे है तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। थोड़ी देर बाद दोनों लेट जाते हैं, लेकिन रात भर इतनी बदबू आ रही थी कि कमरे में राहुल को तो नींद ही नहीं आई। राहुल उठकर कमरे के बाहर सोफे पे सो जाता है और इधर सरिता ने सुबह के 4 बजे का अलार्म लगा रखा था। सुबह 4 बजे से जैसे ही इसका अलार्म बजा, उसकी आंख खुल गई और सरिता जैसे ही अपने कमरे की लाइट जलाती है, वैसे ही उसकी सास कमरे में चली आती है और सरिता उस टाइम पर डायपर निकालने में लगी थी। अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? सास की आवाज सुनते ही सरिता घबरा जाती है और उठकर बोलती है, अरे अरे मासी, आप इतनी सुबह उठ गई? अरे बहू, ये गांव है, शहर थोड़ी है जो सुबह के 10 बजे उठेंगे। यहाँ तो सब 4 बजे ही उठ जाते हैं। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तू भी 4 बजे उठती है। और राहुल बाहर क्यों सोया है? ओहो, अभी भी इस कमरे में इतनी बदबू क्यों आ रही है? माँ जी, राहुल को रात को ज्यादा मच्छर काट रहे थे ना इस कमरे में, इसीलिए वो बाहर जाके सो गए। कावेरी यह बोलकर कमरे से बाहर चली जाती है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अपने डायपर आज तो फेंक ही नहीं पाई और आज का एक और हो गया। अब तो 2 हो गए। अब मैं बाद में सोचूंगी, पहले नहा धोकर तैयार हो जाऊं। सरिता नहाने चली जाती है और आज का डायपर भी वो बेड के नीचे छुपा देती है। नहा धोकर वो अपने कमरे में बैठ जाती है। अब तो उसको खुद को भी इतनी बदबू आ रही थी कि वो नाक बंद करके बैठी हुई थी। ओहो, कल से ज्यादा बदबू आ रही है अब तो। एक काम करती हूँ, कमरे में परफ्यूम छिड़क देती हूँ ताकि ये बदबू ना आए। सरिता बहू तो तैयार हो गई, राहुल भी तैयार हो गया है। चलो मंदिर चलते हैं। सब पूजा करके वापस आ जाते हैं। सरिता के कमरे में परफ्यूम की खुशबू खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब दोबारा बदबू आना स्टार्ट हो गया था और अब तो पहले से भी ज्यादा बदबू आ रही थी। ना जाने क्या हो गया है, कल से घर में बहुत बदबू आ रही है। लगता है कोई काले जादू वाले ने जादू कर दिया है। अब तो तांत्रिक को ही बुलाना पड़ेगा। सरिता मन में ही सोचती है, माँ जी, ये कोई काला जादू वाला जादू नहीं है, ये तो मेरे डायपर की बदबू है। चलो सब सो गए हैं, अब यही मौका है डायपर फेंकने का। सरिता बेड में से दोनों डायपर निकालती है और धीमे कदमों से बाहर निकलती है और डायपर फेंक कर आ जाती है। वहीं दोनों छत पर पड़ोसन खड़ी थी, जिन्होंने सरिता को डायपर फेंकते हुए देख लिया था। सुबह दोनों औरतें बात करती है। अरे कांता, तूने देखा? वो डायपर रात को फेंक के गई थी। वो कौन थी? अरे तुझे नहीं पता कौन थी? वो तो सुमित्रा की बहू थी, जो शहर से आई है। अच्छा, नई नवेली दुल्हन घर के बाहर डायपर फेंकने गई थी? अरे उनके घर में कोई बच्चे भी तो नहीं है। ये डायपर किसके होंगे? मुझे लगता है सुमित्रा के हैं। चल आज देखते हैं, आज डायपर फेंकने कौन आता है। रात हो जाती है और दोनों औरतें अपनी छत पर नजर लगाए बैठ जाती है। वह सरिता को डायपर फेंकते हुए देख लेती है। अब सरिता भी इस चीज से परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे शहर में इस चीज की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो गांव में थी तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती थी। ओफो,
मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इस चीज से तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हो रही है। 1 बजे तक डायपर फेंकने के लिए जागो और सुबह 4 बजे माँ जगा देती है। सुबह हो जाती है और सुबह दोनों पड़ोसन सुमित्रा के घर आती है। अरे आओ आओ बहनों, आ जाओ। नहीं नहीं, हम घर में नहीं आएंगे। हम तो बस ये कहने आए थे कि तुम बहू के आते ही इतनी आलसी हो गई हो कि तुम अब सुसु पॉटी भी डायपर में करती हो। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? डायपर में सुसु पॉटी? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या सोचती हो हमें कुछ पता नहीं है? रात के 1 बजे तुम्हारी बहू डायपर फेंकने आती है। पड़ोसन की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मैं तो सुबह 4 बजे ही फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे क्या डायपर की जरूरत पड़ी है? सरिता को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास को उसकी वजह से बहुत सुनना पड़ रहा है, और तभी वो दोनों पड़ोसियों के पास जाती है और बोलती है, कलावती चाची और रामा चाची, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। ये हगीज मेरा है, ना कि मेरी सास का। क्या तू डायपर पहनती है? जी माँ जी, मैं बचपन से ही बहुत आलसी थी। मुझे सुसु करने के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए मैं डायपर पहनने लगी थी और मुझे ये आदत हो गई है। लेकिन अब कान पकड़कर कहती हूँ कि मैं कभी डायपर नहीं पहनूंगी और अपने आलस को भी दूर करूंगी। जिस काम से मेरी माँ जैसी सास को शर्मिंदा होना पड़े,